शेखावटी बेल्ट की नासा की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा संकट, मतलब सीरिया को भी पीछे छोड़ा है। 2010 से 2016 की जो रिपोर्ट आई उस हिसाब से तो सीरिया को इस शेखावटी बेल्ट पे पीछे छोड़ा है। दौड़ते हुए पानी को चलाना है, चलते हुए पानी को रेंगाना है, रेंगते हुए पानी को ठहराना है, ठहरे हुए पानी को जमीन में उतारना ताकि सूरज की नजर न लगे, और उस पानी को तब काम में लेना जब अकाल हो। वो हमारी एफडी है, कोई रोज बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया जी को कहीं मिलने जाना था, वहाँ प्रचारक रहे इसलिए उनके परिवारों में संपर्क सहज थे। तो मोटरसाइकिल जिला प्रचारक जी विजय जी के पास थी, तो विजय जी कहीं बाहर संपर्क में गए हुए थे। तो भाई कहाँ हैं? तो मैंने कहा मेरे पास तो साइकिल है। कहा साइकिल दे दो। भैया जी साइकिल लेकर के नगर में मिलने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर गए, साइकिल का फ्रेवल खराब था। अच्छा, वो तो साइकिल चले ही नहीं। भैया जी 1 घंटे बैठ करके उसको ठीक कराया और ले गए, और वापस शाम को आने के बाद मेरे को खाली प्रेम से इतना कहा, अरे भैया साइकिल तो ठीक रखा करो। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जिन्होंने बता दिया कि आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है, ऐसी कहानियां जिन्होंने बताया कि आप यदि मनुष्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी अपने आसपास का वातावरण भी ठीक करने की है, और यदि आप ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहलाने का दंभ भरते हैं तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर आपके कारण इस पर्यावरण को क्या कुछ मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 घंटे की शाखा में अलग अलग तरह के कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से निर्माण होता है, वे समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना स्वयंसेवकत्व दिखाते हैं। उनके व्यवहार से, उनके आचरण से लगता है कि ये व्यक्ति कुछ विशेष है, और वो विशेष इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही नहीं, उनका कृतित्व बोलता है। ऐसे ही एक महानुभाव आज हमारे साथ हैं इस श्रृंखला के तहत चर्चा करने के लिए। हमारे स्टूडियो में पधारे हैं आज भीलवाड़ा से श्रीमान विनोद जी मिलाना। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी मिलाना राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के क्षेत्र के संयोजक हैं। अनेक प्रयोग इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में किए हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी लगभग 5 दशक से ये जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद जी आपसे जानना ये चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहला परिचय कब हुआ? लगभग 5 दशक का समय लगभग बीत गया होगा। पहला वो दिन याद आता है जब आपने संघ का नाम सुना था, या भगवा ध्वज देखा था, या शाखा में गए थे? मैं घर के बाहर खड़ा था और लगभग ये 1979 की बात होगी, और कुछ बंधु डंडा लेकर के जा रहे थे। तो मेरे पास में कोई खड़ा, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो शाखा। तो हम भी चले। तो हाँ, ऐसे एक सहज शुरुआत हुई जी। लेकिन 1 साल में थोड़ा सी अनियमित रहा, कभी गया कभी नहीं गया। उसके बाद मैं बीमार हो गया, बुखार आ गई मेरे को। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 2-3 दिन रेस्ट कर रहा था। तो जो ही शाखा नहीं पहुंचा, तो हमारे जो मंडल कार्यवाह थे वो मेरे से मिलने आ गए और मेरे को दवाई देना समय पर। जैसे एक माँ चिंता करती है वैसी चिंता करने वाले हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने जब मुझे ऐसा संभाला तो मुझे लगा कि अपने परिवार के अलावा भी कोई इस दुनिया में है जो हमारी चिंता करता है। तो फिर मुझे लगा कि संघ यानी ये भी एक बहुत बड़ा परिवार है। धीरे धीरे इससे लगाव बढ़ता गया, जुड़ते गए, और धीरे धीरे मेरी ये यात्रा आज तक अनवरत चलती आ रही है। तो जब ये पहली बार आप शाखा में गए, लगभग क्या आयु रही होगी इस ध्यान में? कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? मैं 10वीं में था। 10वीं कक्षा में थे। तो इस तरीके से नियमित रूप से संघ की शाखा में जाना आपका प्रारंभ हुआ। संघ में ऐसा कहा जाता है कि सामान्य रूप से शाखा से शाखा में होने वाली गतिविधियों से, खासतौर पर खेल से आकर्षित होकर युवा या फिर जो बाल स्वयंसेवक है वो शाखा में आते हैं। उसके बाद में जाके और विचार की समझ बाद में होती है जब आप प्रशिक्षण वर्ग करते हैं। तो आपका पहला वर्ग कौन सा रहा, कुछ ध्यान में आ रहा है? मैं 1981 में प्रथम वर्ष करने के लिए मैं गया था किशनगढ़। 81 में प्रथम वर्ष आपने किया? प्राथमिक वर्ग नहीं हुआ उस समय? उस समय प्राथमिक वर्ग अनिवार्य नहीं था, इसलिए प्राथमिक वर्ग किया ही नहीं मैंने, और सीधा प्रथम वर्ष किया। 20 दिन का था या ज्यादा? नहीं, वो 25 दिन का था। 25 दिन का था प्रथम? 25 दिन का था जी। और जब वहां गया प्रथम वर्ष करने, और उस वर्ग करने के बाद वर्ग का जो माहौल देखा,
वहाँ के हमारे अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का परिश्रम देखा, तो मुझे लगा कि जीवन की सार्थकता इसमें है। और उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि जीवन का एक लक्ष्य तय है अपना, कि हमारा शेष जीवन अधिकतम समय संघ कार्य में लगाएंगे, यथासंभव प्रचारक बनकर के काम करेंगे। और एक प्रचारक बनने का संकल्प मैंने प्रथम वर्ष में ही ले लिया था। 81 में जब आपने प्रथम वर्ष किया, उस समय मन में ये विचार आ गया कि अब प्रचारक के रूप में काम करना है। कब निकले फिर प्रचारक आप? मैं 1983 में द्वितीय वर्ष किया और झुंझुनू से शिक्षा वर्ग करने के बाद वहीं से मैं प्रचारक बना। उस समय हमारे 22 प्रचारक उस वर्ग से निकले थे हम। अच्छा। एक राजस्थान का बहुत अच्छी टोली कह सकते हैं उसको, और माननीय सोहन सिंह जी का विशेष आशीर्वाद, मार्गदर्शन ये तो रहा ही जी। मतलब जीवन में एक अद्भुत प्रेरणा अभी भी एकदम आंखों के सामने। एक ऋषि क्या होते हैं, एक वास्तव में एक जिनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, ऐसा लगता तो माननीय सोहन सिंह जी का लगता है हमको। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, तो वो भाव ध्यान में आता है। विनोद जी ने जैसा बताया कि सोहन सिंह जी का व्यक्तित्व और जिस तरह का आत्मीय व्यवहार उनका था, अनेक संघ के कार्यकर्ताओं ने जो हमारी सीरीज में जिनके साक्षात्कार हो चुके हैं, उन्होंने भी सोहन सिंह जी के संदर्भ में बहुत से संस्मरण भी बताए हैं। आपको भी कोई सोहन सिंह जी के साथ का कोई संस्मरण ऐसा ध्यान आ रहा है जिसके कारण ये इस प्रकार का प्रभाव आपके मन पर हुआ? उनके संस्मरण कई सारे हैं, लेकिन कुछ बातें, जैसे एक बार कक्ष में बैठे थे और उन्होंने कहा कि विनोद, ये मेरे पदवेश हैं, इसकी पॉलिश कर दो। तो मैंने थैला खोला, उसमें से कपड़े के अंदर बंधे हुए थे पदवेश, वो खोले। खोलने के बाद देखा तो वो इतने चमक रहे थे कि मैं इसको पॉलिश करूंगा तो शायद गंदे हो जाएंगे। अच्छा। तो मैंने माननीय सोहन सिंह जी से पूछा, मैं इसको क्या चमकाऊं? नहीं, मैं तो साफ करके ही हमेशा रखता हूँ। मतलब कब अचानक गणवेश पहन करके जाने का मौका मिले तो समय मिले कि नहीं मिले, इसलिए हमेशा हर चीज में तैयार करके रखता हूँ। उस दिन के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि हमको भी हमेशा जीवन में सदैव हर चीज तैयार रखनी चाहिए। अचानक भी कभी सूचना मिले तो प्रत्येक चीज हमारी तैयार रहे। और मैं प्रयास करता हूँ इस मार्ग में चलने का प्रयास, जो सोहन सिंह जी से सीखा। बाकी तो उनके कितने पत्र, कदम कदम पर उनकी सही दिशा, शारीरिक से लेकर के, व्यवस्था से लेकर के, शिक्षा वर्गों के संचालन से लेकर के, मतलब एक दिन शिक्षा वर्ग में आएंगे तो मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो किसी भी काम में विलंब से पहुंचे। अच्छा। प्रातः 5 बजे संघ स्थान है और लगभग 4:40 पर शिक्षक आ जाते हैं, तो माननीय सोहन सिंह जी 4:35 पर वहां उपस्थित नजर आते थे। अच्छा। और शिक्षकों को देखने से लेकर के प्रातः स्मरण, भोजन की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं, शिक्षकों का स्तर, बैठकें, मतलब एक दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक करके दूसरे दिन वर्ग का स्तर ही सुधर जाता था। मतलब कितना बारीकी से, और एक एक कार्यकर्ता को, मतलब एक तरह से हर कंकर को शंकर बनाने का उनका प्रयास रहता था। इसलिए कई बार, एक बार डर तो लगता था कि माननीय सोहन सिंह जी आगे, लेकिन अंतर मन इतना प्रसन्न होता था कि हमारे जीवन को निखारने के लिए यदि कोई व्यक्ति है तो व्यक्तित्व है तो माननीय सोहन सिंह जी है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ प्रचारकों के जो साथ के संस्मरण हैं, वो आज भी इस दौर में भी लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। और इस सीरीज को, इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का उद्देश्य भी यही था कि जो नए स्वयंसेवक आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं, उनको पता लगे कि आखिर पहले किस तरीके से संघ का काम होता था, कौन प्रचारक किस तरीके से, उनमें क्या विशेषताएं होती थी। उन्हीं सब स्मृतियों को एक संजोने का हमने ये प्रयास किया है। जैसा आपने बताया 81 में प्रथम वर्ष हुआ, 83 में द्वितीय वर्ष हो गया, द्वितीय वर्ष के बाद में आप प्रचारक निकल गए। तृतीय वर्ष फिर कब हुआ? तृतीय वर्ष 1985 में हुआ और मैं बीकानेर नगर प्रचारक था, वहां से मेरे को जाने का मौका मिला। अच्छा। और माननीय किशन भैया, जो उस समय शायद क्षेत्र प्रचारक हो गए थे, तो वो बीकानेर सबसे पहले नगर प्रचारक बन के आए थे। अच्छा। जब वो प्रचारक बने, जब वो आजादी से पहले की बातें हैं, तो भैया जी के बारे में बीकानेर में एक सम्मान, यानी एक ईश्वर की तरह देखा जाता था कि भगवान है भैया जी। तो मैं जब नगर प्रचारक था, भैया जी का प्रवास था, मेरे पास साइकिल थी, तो भैया जी को कहीं मिलने जाना था, वहां प्रचारक रहे, इसलिए उनके परिवारों में संपर्क सहज थे। तो मोटरसाइकिल जिला प्रचारक जी विजय जी के पास थी, तो विजय जी कहीं बाहर संपर्क में गए हुए थे। तो कि भाई कहाँ हैं? तो मैंने कहा मेरे पास तो साइकिल है, वह साइकिल दे दो। भैया जी साइकिल लेकर के नगर में मिलने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर गए, साइकिल का फ्रेवल खराब था। अच्छा। वो तो साइकिल चले ही नहीं। भैया जी 1 घंटे बैठ करके उसको ठीक कराया और ले गए। और वापस शाम को आने के बाद मेरे को खाली प्रेम से इतना कहा, अरे भैया साइकिल तो ठीक रखा करो। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए, मतलब कैसे ऋषि व्यक्तित्व है।
इस उम्र में वो साइकिल से गए, उसके बाद भी मुझे डांटा नहीं उन्होंने, बहुत प्रेम से कहा इसको तो ठीक रखा करो। तो भैया जी के जीवन से भी ऐसी अद्भुत प्रेरणा। एक बार भैया जी प्रवास पे आए बीकानेर, तो प्रातः विधि में उनको समय लगता था, तो मैंने कहा अभी समय लगेगा, तो मैंने उनके सारे कपड़े धो दिए। तो जो ही उनके कपड़े धोए वो बाहर आए, इतने नाराज हुए जैसे कोई मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उसके बाद मेरी वापस कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भैया जी का कोई काम बिना पूछे करूं। स्वयं अपने कपड़े धोते थे। और संघ के अधिकांश प्रचारक आज भी आप यदि देखेंगे, उनके निकट रहेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे, तो पता लगेगा कि अपने जो नित्य के काम हैं, कपड़े वगैरह धोना करना, ये स्वयं प्रचारक अपने खुद के काम स्वयं ही करते हैं। और जैसा इस संस्मरण से भी आया कि यदि किसी और ने कुछ काम कर दिया तो उस पर नाराजगी भी निश्चित रूप से जता देते थे। कितने वर्ष प्रचारक रहना हुआ आपका? मैं 11 वर्ष रहा, बाद में झालावाड़ रहा। कहाँ 4 साल बीकानेर नगर प्रचारक, 6 साल झालावाड़ जिला, और अंतिम 1 वर्ष कोटा जिला प्रचारक के बाद फिर मैं घर लौट गया था। तो जब वापस लौटे, लगभग 11 वर्ष का समय आपने प्रचारक के रूप में लगाया, तो एक अलग तरह का जीवन हो जाता है प्रचारक, यानी घर परिवार छोड़ के जहां संगठन कहेगा वहां रहना है। 24 घंटे एक ही चिंतन है, राष्ट्र का चिंतन है, समाज का चिंतन है। उसके बाद जब वापस घर पे आते हैं, एक सामंजस्य बनाने में कुछ समय तो लगता है। फिर उस वापस आने के बाद क्या कुछ कामकाज कैसे क्या शुरू किया आपने? मेरे परिवार का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, पूरे परिवार का सहयोग रहा, और भाइयों ने बिल्कुल यूनिक लगा कि मैं कहीं अकेला हूँ आया और अब क्या करूँगा। तो मैंने 1 वर्ष पहले ही बता दिया था कि मैं आऊँगा, तो उन्होंने व्यवसाय जो भी करना है, एक स्टील फर्नीचर सप्लाई का काम, इंडस्ट्री डाली थी, वो काम चालू किया। फिर मैंने संघ कार्य से एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। अच्छा। मतलब रात को मैं 2 बजे कोटा से भीलवाड़ा आया, और भीलवाड़ा आते ही मैं सुबह 5:30 शाखा थी तो 5:30 शाखा चला गया। और नगर कार्यवाही की घोषणा हो गई थी, इसलिए एकदम सहज रूप से। तो मैं, और दूसरा क्या है, मुझे एकदम सहज रहा, मैं अस्वाभाविक कभी नहीं रहा। घर आया तो भी घर की तरह मस्ती से रहा, संघ कार्य करता रहा, अधिकारियों के पास सहज रहा। कभी कोई कठिनाई आई तो कह दिया, कोई काम नहीं कर पाया तो सहजता से कह दिया हाँ ये मेरे से नहीं हो पाया। तो कोई उसके रास्ते नहीं निकालता था। उस कारण सब अधिकारियों का पूरा प्रेम, आशीर्वाद, स्नेह सब मिलता रहा। मेरे को आज भी कोई कठिनाई नहीं है, और ईश्वर की कृपा इतनी बड़ी रही कि मेरे को, जैसे मेरे को शारीरिक में रुचि तो उस बाद में शारीरिक प्रमुख का दायित्व मिल गया, और उसमें मेरे को आनंद आता था। तो वो सब शिक्षा वर्गों में मुख्य शिक्षक रहने का मौका, ये सारे विषय रहे। और शारीरिक प्रमुख में 19 साल रहा, 13 साल तो प्रांत शारीरिक प्रमुख चित्तौड़ का, और 6 साल राजस्थान क्षेत्र का शारीरिक प्रमुख का दायित्व रहा। फिर जैसे शारीरिक प्रमुख होने के कारण एक बार प्रथम वर्ष में मुख्य शिक्षक 1995 में, नहीं 94 में, 94 में मैं कोटा प्रथम वर्ष में मुख्य शिक्षक था। उसके बाद में 96 में जयपुर द्वितीय वर्ष में मुख्य शिक्षक था। फिर वापस 2005 में मुख्य शिक्षक था द्वितीय वर्ष में। 2010 में तृतीय वर्ष में फिर सौभाग्य मिला मुख्य शिक्षक रहने का। तो शारीरिक से लगातार जुड़ा, और कई वर्गों में, अखिल भारतीय वर्गों में सबका मार्गदर्शन अधिकारियों के, तो मेरी रुचि भी थी और मुझे बहुत सीखने को मिला, और संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया। लगभग 2 दशक तक शारीरिक प्रमुख रहे आप प्रांत में और क्षेत्र में, और संघ में जो सीधे संगठन श्रेणी में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनमें एक पहचान भी हो गई होगी, विनोद जी शारीरिक वाले। लेकिन अब ये जो पहचान पिछले कुछ वर्षों में बदली है कि विनोद जी कौन से, वो पर्यावरण वाले। तो ये जो शारीरिक प्रमुख से पर्यावरण की तरफ आने की यात्रा, ये किस तरह से, कैसे, क्या संभव हुई? मैं अंतर्मन से पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही ऐसा था कि पेड़ों से पता नहीं क्यों लगाव था कि भाई किसी भी प्रकार से पेड़ खूब होने चाहिए। लेकिन प्रचारक जीवन और संघ का दायित्व इतना बड़ा होने के कारण मैं कभी काम नहीं कर पाया। लेकिन मैंने 2010 में जब भीलवाड़ा में विभाग प्रचारक अनिल जी पारिक थे, उनसे और हमारे विभाग कार्यवाह थे, उनसे चर्चा की कि भाई एक बार अपन भीलवाड़ा में, अजमेर विभाग था उस समय, तो अजमेर विभाग में पर्यावरण का कुछ काम करें। तो उन्होंने कहा भाई 2-3 साल रुको, फिर कोई 1-2 कार्यकर्ता और लगा के फिर करेंगे। फिर 13 तक कुछ नहीं हो पाया, तो फिर 13 में हमने पर्यावरण संवर्धन संस्थान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमने प्रारंभ किया। भीलवाड़ा जिले में ही काम करने का लक्ष्य लेकर के 5100 पौधे लगाएंगे हम, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर के काम शुरू किया। उस साल हमने 12,000 पौधे लगाए। अगले साल जब
बिना कोई हमने विशेष संघ की शाखाओं का प्रयास करने के बजाय सामान्य समाज के लोगों को साथ लेंगे। संघ का कार्यकर्ता यदि आएगा तो उसका सहयोग लेंगे, लेकिन हम चला के नहीं कहेंगे कि भाई आप आओ और हमारे पर्यावरण से जोड़ो या पौधे लगाओ, ऐसा करो। सामान्य समाज के लोगों को बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। तो 20,000 पौधे लगाए, पहले साल 12,000 लगाए, फिर 20,000, फिर 48,000 लगाए। कुल मिलाकर के 3 वर्षों में 80,000 पौधे भीलवाड़ा जिले और शहर में लगाए। तो ये सुखद परिणाम जब आया तो फिर मैं हमारे जो क्षेत्र प्रचारक थे माननीय श्रीमान दुर्गादास जी भाई साहब, तो उनसे मैंने अनुरोध किया कि हम राजस्थान का इस प्रकार का एक परियोजना या गतिविधि या इस प्रकार कर सकते हैं क्या। उनको समझ में आया कि हाँ, क्योंकि माननीय कृष्ण गोपाल जी जो सह सरकार्यवाह थे, वो जब राजस्थान प्रवास पे आए तो दुर्गादास जी से सहज पूछा कि राजस्थान का संघ कार्य इतना पुराना है तो सामाजिक सरोकार के लिए कोई काम करते हैं क्या हम लोग। तो वो निरुत्तर हो गए। उन्होंने कहा कि हम संघ इस प्रकार की कोई स्थायी रचना तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं अकाल पड़ गया तो गायों की सेवाएं करना है, कहीं तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ हो गया, इमरजेंसी कॉल ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत जाते हैं, वो काम करते हैं। संघ के स्वयं सहज रूप से एक संस्कार होता ही है तो वो जरूर, लेकिन स्थायी रूप से सामाजिक सरोकार का काम अभी तक हमने कोई नहीं किया। तो माननीय कृष्ण गोपाल जी का आग्रह था कि राजस्थान में करना चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए दुर्गादास जी ने कहा नहीं, अपने को कुछ करना तो है ही, क्यों नहीं हम पर्यावरण के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में गर्मी भी ज्यादा है, पानी की भी थोड़ी कठिनाई है, तो क्यों नहीं हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम करें। तो ये विषय था ही। इधर माननीय कृष्ण गोपाल जी का मार्गदर्शन हो गया, इधर हमारी इच्छा हो गई, हमको 3 साल का अनुभव हो गया। तो 2016 में फिर हम किशनगढ़ में, यानी 6 जनवरी 2016 की बात होगी है, किशनगढ़ में राजस्थान क्षेत्र की पूरी कार्यकारिणी बैठी और उसी में फिर अमृता देवी के नाम से अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान यानी अपना संस्थान, इसकी स्थापना हुई। फिर अपना संस्थान की यात्रा उसके बाद पर्यावरण के क्षेत्र में प्रारंभ हुई जो राजस्थान में, और फिर 2019 में ये अपनी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि बन गई। तो संघ की योजना स्वीकार कर लिया तो मेरे तो खुशी का पारा ही नहीं, मतलब पारावार ही नहीं रहा। मतलब इतना आनंद आया कि मैं जो चाह रहा था कि अगर संघ ने ये काम कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि मैं जब 2013 में मैंने काम शुरू किया तो उस समय के जो पर्यावरणविद थे उनसे मिलने गया कि भाई मेरी मन की इच्छा कि एक बड़ा काम करूं। तो माननीय भगवती प्रकाश जी जो हमारे क्षेत्र के संघ चालक थे, मैं उदयपुर उनसे मिलने गया, लगभग 2 घंटे उनसे वार्ता की। मेरे को अभी तक वो उनके शब्द याद है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि विनोद जी, पर्यावरण का काम आप करो, बहुत अच्छा है, ये आप ही नहीं संघ को भी करना पड़ेगा जी। ये 2013 में जब माननीय भगवती प्रकाश जी ने मुझे कहा तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि संघ जिस दिन इस काम को हाथ में लेगा तो फिर तो आनंद ही आ जाएगा, पूरा देश का एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। और वास्तव में वो 2019 में जब गतिविधि बनी तो मेरे को माननीय भगवती प्रकाश जी की वो बात मेरे आंखों के सामने एकदम आ गई कि हाँ, ये सारा दृश्य जैसा वो सोच रहे थे महापुरुष, उसी प्रकार का ये साकार हो रहा है। निश्चित रूप से संघ के कार्यकर्ताओं के लिए इसीलिए कहा जाता है कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ भी नहीं छोड़ेगा। कुछ भी नहीं छोड़ेगा से मतलब ये है कि राष्ट्र हित में जो भी कोई काम होगा वो स्वतः ही स्वयंसेवक के दिमाग में जब चीज आती है, कोई विषय आता है, उस दिशा में वो कदम आगे बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से भीलवाड़ा में जिस तरीके से एक अलख जगी पर्यावरण संरक्षण को लेके, अपना संस्थान के नाम से फिर जो है वो एक संस्थान बनाया गया और 2019 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसको गतिविधि के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके पहले भी अनेक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज परिवर्तन का काम कर रहा है। समाज में किस प्रकार से भाव जागरण हो, कुटुंब प्रबोधन का काम होता है, ग्राम विकास का काम होता है, गौ सेवा का काम होता है, सामाजिक समरसता को लेकर भी काम होते हैं। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है पर्यावरण संरक्षण को लेकर। आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक सम्मेलन इस प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि एसी के बंद कमरों में बैठकर यदि आप पर्यावरण का चिंतन करेंगे तो कितना ठीक कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप गांव-गांव में चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर और सामान्य लोगों से यदि इस विषय पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से ये स्थितियां बदलेंगी। जिस तरीके से विनोद जी आपने बताया कि 2013 के आसपास मन में विचार आया, फिर 15 के आसपास, 15 में अपना 16 में अपना संस्थान बना, 19 में गतिविधि बन गई। आपके मन में तो शुरू में प्रारंभ में जो भाव आया था वो पौधारोपण को लेके भाव आया था कि पेड़ पौधे हो, हरियाली हो, प्रदूषण, वायु प्रदूषण वो कम हो, ये सारा विषय हो। लेकिन हम देखते हैं कि जब भीलवाड़ा की पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में चर्चा होती है, जल स्तर को लेके बहुत बात होती है, तो पौधारोपण से फिर ये पानी की तरफ ये कैसे जाना हुआ? पानी चूंकि पर्यावरण का ही पार्ट है और मैं भीलवाड़ा रहता हूँ, वहाँ
कपड़े का मतलब एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मंडी है शूटिंग की, और वहाँ लगभग आधा पानी प्रोसेसिंग में चाहिए और आधा पानी हमारे पब्लिक के काम आता है। तो जब जल स्तर इतना नीचे जा रहा था, और बोरिंग मशीनें सारी भीलवाड़ा में है, इसलिए वहाँ स्पर्धा इतनी चलती कि मेरे 200 फीट का बोरिंग है तो 400, मतलब 1,000 फीट गहरे बोरिंग भी कर दिए। इतना नीचे तक का पानी भी खींच लिया, तो जल स्तर इतना नीचे चला गया था। मतलब मुझे जहां तक ध्यान है 2002 में लगभग 150 फीट से अधिक गहरा पानी होगा भीलवाड़ा में। जो पानी हम ऊपर देखते थे बचपन में, वो पानी इतना नीचे चला गया जी। तो जब हमको लगा कि जब पानी नहीं रहेगा तो इंसान कैसे रहेगा, तो हमने कुछ लोगों ने मिलकर के एक बोरिंग इंडस्ट्री थी, उसके 3 बेकार बोरिंग थे, टेस्ट बोरिंग। उन टेस्ट बोरिंगों में उस ग्राउंड का पानी लगभग वो होगा 2-4 लाख स्क्वायर फीट एरिया का जगह होगी, वो सारा पानी ग्राउंड वाटर का ही पानी मिट्टी सहित वो बोरिंग में डाला। तो 2010 में 41 फीट पर उस एरिया में उस बोरिंग में पानी नजर आया। अच्छा। तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद हम मिलकर के सामाजिक संगठनों को साथ लेकर के हमने एक साथ, चाहे भारत विकास परिषद हो, लघु उद्योग भारती हो, या बड़े संस्थान निजी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जैसे रामस्नेही हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बहुत बड़ा है, वहां हमने वर्षा जल संरक्षण के काम प्रारंभ किए और बड़े बड़े काम किए। जैसे पंचमुखी में हमने एक तालाब के पानी को पूरे कुएं में डाला, इधर रामस्नेही चिकित्सालय में एक बावड़ी है, उसमें पूरा हार्वेस्टिंग किया, एक बोरिंग है, एक ओपन वेल है, लगभग ऐसे अब तो जाते जाते लगभग 3000 घरों में, फैक्ट्रियों में ऐसे जल वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम हुए तैयार। हाँ, लगभग 3000 स्थानों पर हमने। अब कोई मैं नहीं है, अब सामान्य मकान बनाने वाला व्यक्ति भी मकान बनाते समय ही करने लग गया। हमारे प्रयास हो सकता है 300-400 जगह रहे होंगे, लेकिन अब तो सामान्य बात होगी, सब हर आदमी जागरूक हुआ। अब भीलवाड़ा में जल स्तर की क्या स्थिति है? 2010 में 30-40 फीट पे नजर आया, और 2017 में 15 फीट पे पानी नजर आया मई के अंदर जी, और 2019 में 5 फीट पे पानी आया। अच्छा। तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम आश्चर्यजनक, मतलब ये कैसे हो गया, जहां प्रतिदिन 2017 तक ट्रेन आती थी प्रतिदिन पीने के लिए पानी की जी, वहां एकदम जल स्तर इतना ऊपर आ गया, और पानी आज 90% बेसमेंट में पानी है, लगभग 10 से 15 फीट पर पूरे भीलवाड़ा शहर के अंदर पानी है। कोई इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कारण हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ योगदान होगा। आज वो पानी बहकर के नाली और समुद्र में चला जाता है वापस नदियों के माध्यम से, तो हमने इन जितना पानी बचा सक रहे हैं वो एक प्रयास है। नहीं, आपने अभी ये कहा कि केवल इस कारण से हुआ होगा, केवल ऐसा नहीं है, तो क्या लगता है कि ये जो जल स्तर इतना ऊपर आया है पिछले कुछ वर्षों में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो एक सिस्टम है ही, इसके अलावा भी और कोई कारण आपको नजर आता है? भाई जैसे एक तो वर्षा का जल भी थोड़ा बढ़ा है, दूसरा हुआ अभी 2018-19 से चंबल का पानी भी वहां आने लगा है। अच्छा। तो ये तो बाद में आने लगा, लेकिन उससे पहले ही बढ़ गया था, तो शायद मैं सारी चीजें हो सकता है अब, लेकिन अब ये तो कोई साइंटिफिक विषय है। जब पानी बहुत नीचे चला गया था, और जो बात आती है पूरे देश दुनिया को पता है कि ट्रेन से पानी जाता था, पीने का पानी जो है भीलवाड़ा में, उस समय वाटर लेवल लगभग कितना होगा, कितना फीट नीचे होगा पानी उस समय? 2002 में तो लगभग 140-50 फीट था। 140। और 2017 में 15 फीट पे पानी आया। अच्छा। और 2019 में 5 से 10 फीट पे आ गया। शेखावाटी की बात करते हैं तो वहां भी बहुत बड़ा जल संकट बताया जाता है, खासतौर पर सीकर, चूरू, झुंझुनू का जो क्षेत्र है, और बताते हैं कि 800-800 फीट नीचे तक पानी चला गया है। तो क्या लगता है कि जो काम आपने भीलवाड़ा में किया, हालांकि बहुत नीचे पानी नहीं गया था, 150-200 फीट यदि शेखावाटी से तुलना करके देखते हैं, तो जो प्रयोग आपने वहां किए, क्या वे ही प्रयोग शेखावाटी में भी लाभकारी हो सकते हैं? जो पानी 800 फीट नीचे चला गया है, क्या वापस कभी आ सकता है 100-150 फीट पर? जो बड़े बड़े इसके जानकार लोग हैं, उन सब लोगों का तो यही कहना है। मैं इतना जानकार नहीं हूं, मैं सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैं अंदाज से करता हूं। तो साइंटिफिक कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे एरिया में तो ये सफल हुआ। शेखावाटी बेल्ट की नासा की जो रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा संकट, मतलब सीरिया को भी पीछे छोड़ा है। 2010 से 2016 की जो रिपोर्ट आई, उस हिसाब से तो सीरिया को इस शेखावाटी बेल्ट ने पीछे छोड़ा है। 2 बार भाखड़ा नांगल डैम खाली करे, उतना पानी कंज्यूम कर गए। एटीएम से आप पैसा निकालोगे, डालोगे नहीं, ये तो हमारी एफडी है, वो काम में लेनी चाहिए। और जो जल स्टार है राजेंद्र सिंह, उनका भी एक सूत्र है, वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि दौड़ते हुए पानी को चलाना है, चलते हुए पानी को रेंगाना है, रेंगते हुए पानी को ठहराना है, ठहरे हुए पानी को जमीन में उतारना ताकि सूरज की नजर न लगे, और उस पानी को तब काम में लेना जब
अकाल हुई, वो हमारी एफडी है, कोई रोज बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वर्षा का पानी जो बह करके जा रहा उसको जमीन में उतारना तो चाहिए, कहीं न कहीं तो फायदा हो गई। दूसरा, यहाँ शेखावाटी के लिए जो अभी सक्सेस स्टोरी हुई है, मैं दातारामगढ़ में गया था जहाँ अपने खेताराम जी कुमावत ने प्रयोग किया 10 बीघा में, और एक अपने बीसी जाट साहब वो रामपुरा वाले, तो उन्होंने भी एक प्रयोग किया, तो वो बहुत अच्छी सफल कहानियां हैं। उन्होंने 15-15 लाख लीटर के टैंक बनाए, वहां से पानी बचाया और वहीं फसल करने लगे। और तो हो सकता है कि ये प्रयोग ज्यादा सफल हो, लेकिन नुकसान नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। जो पानी बह करके जा रहा है उसको अगर रोक ले, राजीव दीक्षित भी यही कहता था कि भाई घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, और गांव का पानी गांव में, इसलिए गांव में तालाब होते थे। और राजस्थान की तालाब की संस्कृति हम सब जानते हैं। और माननीय कृष्ण गोपाल जी जो हमारे पर्यावरण गतिविधि के पालक है, उनका आग्रह, उन्होंने हमारी अखिल भारतीय बैठक में भी कहा कि भाई राजस्थान को तो तालाब पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि भारत राजस्थान के तालाब बचा लिए तो यहाँ की संस्कृति भी बचेगी, पानी की संकट भी समाप्त होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी बचाने से नुकसान नहीं, कुल मिलाकर के सभी जगह ये प्रयोग सफल हो सकता है। निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो क्षेत्र भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं उनमें इस प्रकार के यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से 2-3 वर्षों में आपको सुखद परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और केवल ये पानी की जो समस्या है, ये केवल शेखावाटी की समस्या नहीं है। आप बड़े बड़े महानगर देखेंगे, यदि भारत के स्तर पर भी बात करें तो चेन्नई की आप स्थिति देख लीजिए, समाचार पत्रों में अनेक बार रिपोर्ट्स आ गई है। बेंगलोर की क्या स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं। चेन्नई को देखकर भी आप ताज्जुब ये भी कर सकते हैं कि कहां समुद्र के किनारे रहने वाला शहर और 2000 फीट तक नीचे पानी चला गया। केपटाउन शहर के बारे में पिछले ही वर्ष समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट्स आई थी, जब पानी नहीं रहेगा तो आखिर मानवता कैसे बचेगी, मनुष्य कैसे रहेगा। पहले एक दौर में जहां नदियां होती थी उनके किनारे मनुष्य रहता था और सभ्यताएं, संस्कृतियां वहां विकसित हुआ करती थी। लेकिन अब आज के इस दौर में बड़ी भीषण स्थिति है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने नदियों में जल देखा है, हमने कुओं में देखा है। अब वाली पीढ़ी नल में जल देख रही है और साथ ही साथ बोतल में देख रही है। सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी केवल आंखों में जल देखेगी। इसलिए अपने अपने स्तर पर काम करना बहुत आवश्यक। तो ये थे हमारे साथ में श्रीमान विनोद जी मेलाना। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में तो काम किया ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये प्रचारक भी रहे हैं और लंबे समय तक संघ में जो शाखाओं में शारीरिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं तो ऐसा शारीरिक शिक्षण प्रमुख भी ये रहे हैं। लेकिन इस समय जैसा कि हम देखते हैं कि पूरा विश्व पर्यावरण की जो समस्या है उससे परेशान है। बड़े बड़े स्तर पे जो है बैठकें होती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ तक इस सारे विषय पर चिंतित है। लेकिन मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए जो बैठकें होती हैं वे होती हैं बंद कमरों में एसी चलाकर। और समस्या का निराकरण कहाँ हो सकता है? निराकरण हो सकता है इन एसी कमरों से बाहर निकलकर। तो ऐसा ही थोड़ा कुछ प्रयास भीलवाड़ा में विनोद जी मेलाना ने किया और साथ ही साथ पूरे राजस्थान में ये काम चल रहा है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से चल रहा है, पूरे देश भर में काम चल रहा है और अनेक सामाजिक संगठन, अनेक एनजीओ भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कहने का भाव केवल ये है कि यदि हम पर्यावरण और प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण और प्रकृति हमारा ध्यान रखने वाली है, अन्यथा तकलीफें बढ़ सकती हैं। मानव पशु तरु गिरि सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, ये भाव, ये विचार, ये भारत का विचार है। और इस विचार के साथ जीने का अभ्यास सदियों तक भारतीय जनमानस का रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से बाजारवाद का ज्यादा चलन हुआ है, जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली बदली है, उस जीवन शैली के बदलने के कारण ही संकट भी बहुत बढ़ गए हैं। तो संकट बहुत घना है इस समय और निश्चित रूप से पूरी पृथ्वी पर हम कह सकते हैं कि खतरा मंडराया हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है धरती का, ऐसे में धरती के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए और पुनः ये जनजीवन, ये धरती खुशहाल रहे, यहाँ पर रहने वाले लोग खुशहाल रहें, उसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां थी उनका निर्वहन हम स्वयं भी करें और इस दिशा में लोगों को भी जागरूक करें। इसी दिशा में आज की ये सार्थक चर्चा रही। विनोद जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, उन्होंने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए। और आप दर्शकों से ये कहना है कि
इस एपिसोड में खासतौर पर मैं कहना चाहूँगा कि पर्यावरण और प्रकृति को लेकर आपका क्या कहना है इस एपिसोड को लेकर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, एक और ऐसे नए व्यक्तित्व के साथ कि जिन्होंने संघ विचार परिवार के साथ काम किया है कम से कम 5 दशक तक। ये सीरीज हमारी चल रही है 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।